अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा टॉपिक था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। हमने मिक्स स्ट्रीम ख़त्म किया था। लास्ट जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो एंड पे टाइम कम रह गया था, तो हम डिस्कस नहीं कर सके थे। और मैंने एक होमवर्क भी दिया था, क्वेश्चन 5-18 आप लोगों को। तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में या इसके सोल्यूशन के बारे में कोई क्वेश्चन है, या आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो काइंडली पूछ लें, क्लियर कर लें, फिर मैं आगे मूव ऑन करूँगा। सर ये जो प्रेजेंट वैल्यू 3 है सर, इसकी आगे वैल्यू नहीं लिखनी, जस्ट आंसर लिखना है इसका। बेटा मैंने वैल्यू लिखी है ना। ये क्या कहते हैं, नीचे ये जो आंसर निकाला है 1000, ये आंसर था ना। प्रेजेंट वैल्यू 3 तो सिर्फ मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा था आपको ये बताने के लिए कि ये मिसिंग है, दिस इज़ नॉट नोन। हमारे पास उसकी फ्यूचर वैल्यू नहीं ना है। ये जी यहाँ पे तो सर। ये सारी फ्यूचर वैल्यूज़ हैं जिनको हमने प्रेजेंट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इस जी वाले सर। कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू नहीं थी, पर हमने इसकी प्रेजेंट यस वैल्यू सर। जान ली है रिवर्स वर्किंग करके टोटल से। मगर हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें थर्ड यस ईयर का सर। कैश फ्लो चाहिए, यानी 3 सालों के बाद वाली जो उसकी पोजीशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके हवाले से फिर हमने उस प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट किया है। जब हमने उसको फ्यूचर में कन्वर्ट किया है तो वो हमारा आंसर है, हमारा तीसरा कैश फ्लो है। ओके मैं सर। एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी ये लिख देता हूँ, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड दें। किधर है यार? एक सेकंड में अभी स्टेटमेंट की फॉर्म में ना इसको लिख देता हूँ। मेरा पेन किधर गया? अच्छा जी। आ, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी। हाँ, सलाली कराता हूँ बेटा, सब्र तो कर, अभी बच्चे आ रहे हैं। मैं सबका ज़रा कोई क्यूरी हैंडल कर लूँ, उसके बाद 18 भी कराता हूँ। क्या नाम है बेटा, ये देखो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द मिसिंग कैश फ्लो इन द ईयर 3। ठीक है नुमरा बेटा। तो ये जो $1000 है ना, ये हमारा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिसिंग कैश फ्लो इन ईयर 3 इज मिसिंग कैश फ्लो इन ईयर 3 इज माइनस $1000। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर ये मिसिंग वैल्यू को लिखने का मकसद सिर्फ ये था ताकि इस मिसिंग वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा सके, और उस प्रेजेंट वैल्यू की मदद से फिर हमने ये उसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू थी 3 ईयर्स के बाद वाली फ्यूचर, वो कैलकुलेट की है। जी, कोई और क्वेश्चन किसी को इसके बारे में? कुछ बच्चे अभी आए हैं, लेट आए हैं, काइंडली बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, वरना फिर मैं वो होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस करूँ और फिर हम आगे मूव ऑन करें। अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम बेटा, एटलीस्ट चैट में ओके कर दिया करो यार, ओके सर या कुछ ऐसा। मरियम बेटा, आपको कोई क्वेश्चन है? आप लेट आए हो, मैं पहले ज़रा 2-3 मिनट यही डिस्कस करता रहा हूँ क्वेश्चन। आपको कोई इशू हो? शाम्स बेटा। बरीरा, आपने कल की शायद क्लास नहीं ली थी बेटा, आप भी पूछ सकते हो क्वेश्चन।
तो शम्स, मैंने वीडियो शेयर की थी, लेक्चर नहीं देखा था आपने? ओके गुड। चलें जी, हम आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 5-18 जो था वो मैंने आप लोगों को दिया था होमवर्क के तौर पर। उस क्वेश्चन में भी इसी तरह की इंजीनियरिंग थी, रिवर्स वर्किंग थी, एक दफ़ा प्रेजेंट फ्यूचर का चक्कर था उसमें। मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करता हूँ। एक सेकंड। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, जिसमें वो कहता है कि जनाब, यू पुट $10,000 इन एन अकाउंट अर्निंग 5%। ठीक है, एक अकाउंट में आपने पैसे डाले, 10,000 रुपये डिपॉजिट किया, ये आपका पहला डिपॉजिट हो गया, और आपने उस पर कमा रहे थे 5% इंटरेस्ट। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों के बाद, ये हमारी टाइमलाइन बनेगी कि यहाँ पे टाइम ज़ीरो पे हमने $10,000 अकाउंट में डिपॉजिट किया, 1, 2, 3, तीसरे साल के एंड पे यू मेक एन अनदर डिपॉजिट, यहाँ पर हमने एक और डिपॉजिट किया जिसके बारे में उसने नहीं बताया, इनटू दी सेम अकाउंट। 4 ईयर्स लेटर, फिर इस 3 के 4 साल बाद, 1, 2, 3, 4, यानी ईयर 4, 5, 6, और ये टोटल 7 ईयर्स हो गए। लेटर, दैट इज 7 ईयर्स आफ्टर योर ओरिजिनल 10,000 डिपॉजिट। इस 10,000 को डालने के 7 साल के बाद द अकाउंट बैलेंस इज $20,000। यहाँ पर $20,000 का बैलेंस आ गया। वॉट वॉज द अमाउंट डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, इसके बारे में वो पूछ रहा है कि ये फाइंड करके बताएं क्या है। अब हम इसको समझते हैं कि ये जो $20,000 है, ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें कहानी बड़ी सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा सोचें इसके ऊपर, तो वो यूं है कि ये जो $20,000 थे, इसमें दो पोर्शन है। एक पोर्शन है ये $10,000 का, प्लस 7 ईयर्स का इंटरेस्ट है इस 20,000 में शामिल। दूसरे नंबर पे वो थर्ड ईयर का कैश फ्लो, CF3, थर्ड ईयर का कैश फ्लो, ये जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, CF3, ठीक है, कि थर्ड ईयर के एंड में है, जो कि अननोन है, हमें पता नहीं है, प्लस उसका 4 ईयर्स का इंटरेस्ट। ठीक है, यानी इस 20,000 में ये चीज़ें शामिल हैं। इस 20,000 के अंदर 10,000 है, उस 10,000 के ऊपर 7 सालों का इंटरेस्ट है, क्योंकि वो हमने टाइम ज़ीरो पे जमा कराया था, 7 साल तक उस पर 5% इंटरेस्ट मिलता रहा। ये हमने तीसरे साल के एंड में जमा कराया था, जिस पर 4 साल का इंटरेस्ट मिलता रहा। इसका मतलब है कि अगर मैं इस 10,000 की 7 सालों के इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर वैल्यू निकाल दूं और 20,000 में से जो माइनस कर दूं, तो जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? बाकी जो बचेगा वो ये होगा, तीसरे साल का कैश फ्लो और उसका इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इस अमाउंट में से इंटरेस्ट की अमाउंट निकाल दूंगा, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो मेरे तीसरे साल का कैश फ्लो होगा। तो एक दफ़ा मैं फ्यूचर में जाऊंगा 10,000 के लिए, फिर एक दफ़ा मैं 20,000 में से वो माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको रिवर्स बैक करूंगा, यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू लूंगा, उसमें से 4 साल का इंटरेस्ट ख़त्म करूंगा, तो मेरे पास वो तीसरे साल के एंड वाला कैश फ्लो आ जाएगा। तो जनाब, यहाँ पर हमारे पास है 10,000 के हवाले से फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगा लेते हैं हम। FV इज इक्वल्स टू $10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 का रेट था, रेज टू पावर 7, 7 सालों का। जी जनाब, प्लीज़ फाइनलाइज करें आंसर, 14,000 समथिंग होगा।
शाबाश शम्स। $14,071 है इसका वैल्यू। ठीक हो गया। अब ये वाली अमाउंट निकालने के लिए, ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थर्ड ईयर कैश फ्लो प्लस इंटरेस्ट, यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर कैश फ्लो, तो वो इस तरह होगी जनाब, 20,000 माइनस 14071, तो जो इसका फ़र्क होगा वो होगा $5,929। शाबाश शम्स। ठीक हो गया। अब ये अमाउंट है, ये है 5929, जिसके अंदर क्या है, तीसरे साल का कैश फ्लो भी है, जमा 4 सालों का इंटरेस्ट भी है। अब इसमें से हमें सिर्फ ये चाहिए, तीसरे साल का कैश फ्लो, तो हम इंटरेस्ट निकाल देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तीसरे साल के इस कैश फ्लो की, यानी 5929 इंटू 1 प्लस आर 0.05 रेज टू पावर -4। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 4 सालों का इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, तो हम इसको 4 सालों का इंटरेस्ट इसमें से निकाल देंगे, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारी तीसरे साल वाला सेकंड कैश फ्लो होगा, जो मिसिंग कैश फ्लो है या सेकंड डिपॉजिट है। जी प्लीज़ प्रेजेंट वैल्यू बताएं इसकी कितनी है? 5,000 के करीब आएगी। 4878 डॉलर, 4878। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं द सेकंड डिपॉजिट made into the account is $4878। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ सलाली, तेरा दिमाग घूम गया था इस सवाल से, पूछ ले अगर कुछ पूछना है तो। मैंने तुझे हिंट भी दी थी कि 2 स्ट्रीम्स हैं इसके अंदर, 10,000 के अलावा एक दूसरे कैश फ्लो की और एक 10,000। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को बेटा? अच्छा बेटा मरियम, मैं करता हूँ। अच्छा एक सेकंड, अच्छा मरियम बेटा अपना नेट चेक करो, बाकी सबको क्लियर आ रही है, मुझे 4-5 लोगों ने कहा है। एक सेकंड, ये लो पहले ऊपर की स्क्रीनशॉट। अपना सलाली 4 साल का इंटरेस्ट इस तरह कि 3 साल का ना अपना बाद वो जमा हुआ है ना अकाउंट में, तो टोटल 7 साल हैं, 7 में से 3 निकालेगा तो कितने सालों का इंटरेस्ट उस पर मिलेगा? जी जी अब्दुल कदूस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मरियम को वो आवाज़ का इशू था इसलिए उसने भी मुझे ये कहा, आप वेट करो, मैं 2 मिनट ज़रा सलाली के क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। ऊपर टाइम लाइन के साथ सर 4 साल का इंटरेस्ट कैसे, वो बताया तो है बेटा कि तीसरे साल के एंड में है ना, तो तीसरे साल के एंड के बाद 7वें साल के एंड तक कितने साल बनते हैं, गिनती करना मेरे सोने। 3 का एंड हो गया, 3 तो निकल गए, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 और ईयर 7, 4 साल हो गए। ठीक है, ओके है सलाली, ओके है? चलें जी, मैं एक दफ़ा फोकस करता हूँ दोबारा, हम इसको करते हैं जनाब। बेसिकली सवाल को समझें पहले। सवाल में वो आपको एक सिनेरियो दे रहा है कि जनाब मैंने 10,000 रुपया अकाउंट में डाल दिया है जिस पे मुझे 5% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम 0 के ऊपर, ये मैंने टाइम लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, 10,000 डाल गया। ठीक हो गया। फिर उसने कहा कि 3 साल के बाद यू मेक एन अनदर डिपॉजिट, 3 साल के बाद आपने एक और रकम उसमें जमा कराई है, तो ये गुजर गया ईयर 1, ये गुजर गया ईयर 2 और ये ईयर 3 आ गया, थर्ड के एंड में आपने डाल दिया। अब इस दौरान 10,000 पे 5% का इंटरेस्ट मिलता जा रहा आपको। ठीक हो गया। आगे क्या होता है कि फिर 4 साल बाद 7 साल टोटल हो जाते हैं, यानी 3 के बाद 4 साल मजीद आ गए, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 और 7। आपको पता लगता है कि आपके अकाउंट में टोटल डिपॉजिट जो पड़ा हुआ है वो उस वक्त $20,000 है।
तो वो चाहता है कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईयर 3, कि एंड में आपके पास कितनी रकम जमा हुई। ठीक है, अब उसके हवाले से हमारे पास कहानी क्या है कि मैंने बताया कि इसका मतलब है इस 20,000 में दो चीज़ें शामिल हैं, एक 10,000 ओरिजिनल जो डिपॉजिट था पहला, और उसके ऊपर 7 सालों का इंटरेस्ट। ठीक है, और दूसरी जो इसमें चीज़ शामिल है वो है आपका मिसिंग कैश फ्लो जो तीसरे साल का है, और उसके ऊपर 4 सालों का इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम इस 10,000 और ये 7 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, ये कैलकुलेट कर लें और ये निकाल दें 20,000 में से, तो जो बाकी बचेगा वो ये पोर्शन होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने वही किया, मैंने फ्यूचर वैल्यू ली 10,000 की, यानी उसमें वो 7 सालों का इंटरेस्ट भी जमा किया, वो टोटल $14,071 आ गए। ठीक हो गया, अब मुझे ये पता लग गया कि 20,000 में से ये रकम जो है ना, ये 10,000 और उसके इंटरेस्ट से एसोसिएटेड। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर कैश फ्लो निकालने के लिए 20,000 में से ये माइनस कर दिया, तो ये जो वैल्यू आ गई मेरे पास 5929, ये वाला पोर्शन आ गया कि कैश फ्लो ऑफ 3 ईयर प्लस उसका 4 सालों का इंटरेस्ट। अब 5929 को प्रेजेंट वैल्यू ले ही उसमें से इंटरेस्ट का फैक्टर ख़त्म किया मैंने 5% का 4 सालों का, तो मेरे पास जो मेरा ओरिजिनल सेकंड कैश डिपॉजिट था या सेकंड डिपॉजिट था वो आ गया मेरे पास। द सेकंड डिपॉजिट मेड इनटू काउंट एज, ये मैंने आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में मेंशन कर दी जी। बताएं बेटा, क्वेश्चन है तो ठीक है, ओके करें, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करूं, नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके जी, अच्छा जी, अब हम करेंगे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के हवाले से क्वेश्चन भी करेंगे, मगर पहले मैं वो कर लूँ, आपसे डिस्कस कर लूँ कि बेसिकली टॉपिक क्या है। और ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये टॉपिक, क्यों? क्योंकि जितने भी कैश फ्लो पीछे आपने पढ़े हैं ये टॉपिक उनके साथ कनेक्टेड है, एक बात। नंबर दो, ये टॉपिक जब सवाल में आ जाता है या ये पॉइंट ऐड हो जाता है जब सवाल में, तो सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसमें ज़रा आपको जो नॉर्मल फार्मूलाज आपने पढ़े हैं उनमें एक एडिशन करनी पड़ती है, उसको चेंज करना पड़ता है, उसको अकोमोडेट करना पड़ता है इस कॉन्सेप्ट के साथ, उसको अटैच करने के लिए मैं डिस्कस करता हूँ जनाब। अब ये हमारा टॉपिक है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय दैट, व्हाट इज़ मेंट बाय कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, इससे मुराद क्या है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है, सिंपल सी बात है कि जनाब कि हाउ मैनी टाइम्स इंटरेस्ट is calculated during a period। ठीक है, क्या हम एक अरसे के दौरान कितनी दफ़ा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आमतौर पर ये जो पीरियड या अरसा होता है ना, ये 1 ईयर का होता है। ठीक है, अब तक जो हम पढ़ते आए हैं उस सब में सवाल के एंड पे अगर आप गौर करें तो लिखा होता था 7% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, 12% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मगर प्रैक्टिकली हमेशा ऐसे नहीं होता, हमेशा इंटरेस्ट एनुअली नहीं अप्लाई होता। कभी कभार इंटरेस्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब है 2 times a ईयर। ठीक है, एक साल के दौरान हम 2 दफ़ा इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। फिर आ जाता है कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है 4 times a ईयर, साल के 4 दफ़ा। क्वार्टर आ गया ना, क्वार्टर से 4, हर 3 माह बाद हम इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते हैं। कंपाउंडेड क्वार्टरली के बाद हमारे पास आ जाता है कंपाउंडेड मंथली।
इसका मतलब है हर महीने अप्लाई होता है। बैंक्स के अंदर अक्सर जो सेविंग स्कीम्स होती हैं वो मंथली कंपाउंडिंग के साथ होती हैं, ठीक है। इसी तरह बैंक जो लैंडिंग करता है, लोन करता है, वो भी मोस्टली मंथली कंपाउंडिंग के साथ होता है। कोई बैंक नहीं कहता कि जी मैं साल वेट करूंगा इंटरेस्ट के लिए, वो कहता है महीने का महीना जमा कराओ। कार की किस्तें जो हैं वो भी मंथली कंपाउंडिंग के साथ। इसका मतलब है आपके पास 12 टाइम्स अ ईयर हो गया। उसके आगे है आपके पास, जो ये मैं वो सारी जिक्र कर रहा हूँ जो हमारा बेसिकली इधर बुक में टेस्ट होगा, वैसे कोई भी बन सकता है। मंथली के बाद हमारे पास आ जा सकता है वीकली। वीकली का मतलब है 52 वीक्स होते हैं साल में, 52 टाइम्स अ ईयर, ठीक है। एक साल के दौरान 52 दफ़ा हम रेट अप्लाई करेंगे। कंपाउंडेड वीकली के बाद हमारे पास इससे नेक्स्ट लेवल हो सकता है कंपाउंडेड डेली, रोज़ का रोज़ इंटरेस्ट। ये भी वर्किंग है। मैंने ऐसी प्रोडक्ट्स भी देखी हैं बैंक्स के अंदर जहाँ पर सेविंग अकाउंट्स या लेंडिंग के अंदर डेली इंटरेस्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है बैंक की जिसमें वो लोन के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट बैलेंस जो होता है आपका रिमेनिंग उस पर कैलकुलेट होता है। इसी तरह सेविंग प्रोडक्ट्स भी होती हैं, उसमें डेली एवरेज बैलेंस के ऊपर वो आपको इंटरेस्ट देते हैं, कैलकुलेट करते हैं और पे करते हैं मंथली बेसिस पे। अच्छा जी, कंपाउंडेड डेली के बाद हमारे पास आ गया इसमें 365 टाइम्स अ ईयर, एक साल में 365 दिन हो। फाइनली लास्ट में हमारे पास आ जाता है जो इससे भी नेक्स्ट लेवल है, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। इसका मतलब है होता रहेगा बार बार, ठीक है, एक के बाद एक अगला। आमतौर पर ये जो डेली का आंसर है, कंटिन्यूसली का आंसर है, इसमें कुछ डॉलर्स का डिफरेंस होता है, आंसर करीब होता है, मगर कंटिन्यूसली को फाइंड करने के लिए एक अलग फार्मूला है, ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट के हवाले से कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं समझाता हूँ आप। कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, मूव ऑन करते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिनेरियो, वो कहता है कि जनाब कैलकुलेटर रेडी रखेगा, बेटा वो डिफरेंट फार्मूला है, वो एंड में बताऊंगा। इसका कोई फार्मूला, ये जो मैंने अभी लिखे हैं ना 2 टाइम्स 4 टाइम्स 12 टाइम्स, ये सिर्फ आइडिया देने के लिए है कि कितनी दफ़ा कंपाउंड होगा। उसका फार्मूला तो अभी किसी का भी नहीं लिखा, अभी मैं आइडिया देने लगा हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। ये देखें, पहले समझें कि ये अप्लाई कैसे होगा। देखें, अगर वो कहता है कि जनाब 10,000 डिपॉजिट विद 5%, अच्छा नहीं, ये 5% ना मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करने में, ये विद 6% इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपके पास एक सिनेरियो है एनुअल कंपाउंडिंग। एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब है हम साल में एक दफ़ा करेंगे, ठीक है। मैं डाटा लेता हूँ सिंपल फॉर 3 इयर्स, ठीक है। और इधर हम ले लेते हैं सेमी एनुअल। अब जिस तरह मैं सेमी एनुअल को करूँगा उसी तरह आप क्वार्टरली वगैरह को करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा, सेमी एनुअली में ये प्रोसेस मैं 2 दफ़ा करूँगा, तो क्वार्टरली में 4 दफ़ा होगा, मंथली में 12 दफ़ा होगा, ठीक है। अब एनुअल कंपाउंडिंग के हवाले से अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो वो ये होगा जनाब 10,000 इंटू 6%, यानी कि 1.16, सॉरी मेरी गलती है, किधर गया, हाँ। तो इसके ऊपर हम करेंगे 6% इंटरेस्ट लेंगे, तो ये $600 हो जाएगा। इसका मतलब है सेकंड ईयर में मैं 10,600 के ऊपर 6% लूँगा। ऐसे ही करते आए हैं ना हम। वो 1+R वाला जो फार्मूला होता है वो यही एक्सप्लेन करता है ना, मल्टीप्लाई बाय 6%, ठीक है जी। प्लीज़ कितनी अमाउंट आएगी ये डॉलर? 636, यस सर। ठीक हो गया। इसका मतलब है थर्ड ईयर के अंदर ये क्या होगा,
10,600 जमा 636, ये हो जाएगा 11,236 का 6%, यानी ये कंपाउंड होता जाएगा और सालाना बेसिस में साल में एक दफ़ा हम रेट अप्लाई करेंगे। 674 डॉलर 674, ठीक हो गया। अब यही चीज, यही 6% इंटरेस्ट 3 सालों के लिए अगर मैं सेमी एनुअल में अप्लाई करूं तो फिर क्या होगा? तो हमारी वर्किंग में एक तब्दीली आएगी। सेमी एनुअल का मतलब है हर 6 माह बाद इंटरेस्ट मिलेगा, हर 6 माह बाद इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब है फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि मैं क्या करूंगा कि 10,000 उसका 6% लूंगा और पहले 6 माह के लिए उसको 1/2 कर दूंगा, आधा कर दूंगा उसको। तो ये आपके पास आ जाएगा $300, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मैं इसको ज़रा थोड़ा और मज़ीद क्लियर कर दूं कि ये वर्किंग कंसेप्चुअली हो किस तरह रही है। ये आपका फर्स्ट ईयर है और ये पहले 6 मंथ्स की बात है, ठीक है। और फिर फर्स्ट ईयर में पहले 6 मंथ्स में जब 300 आएगा तो उसके अगले 6 महीने के बाद 12 मंथ्स के बाद साल के एंड पे अब जब मैं दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि 6 महीने का ये जो 300 का इंटरेस्ट है वो ऐड करके 6% लूंगा। इसका मतलब है मैं ये करूंगा 10,300, एक सेकेंड, 10,300 इंटू 6% का हाफ, तो ये गालबन आपके पास आ जाएगा 309 309। डॉलर 309। तो पहले साल का जब मैं सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट का टोटल करता हूं तो वो $609 बनता है, जबकि पहले हमारा कितना बन रहा था? 600। समझ आ रही है बात की? इसी तरह जब मैं सेकंड ईयर में जाऊंगा तो सेकंड ईयर में फिर 6 महीनों के बाद मैं इंटरेस्ट लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, 10,300 जमा 6 ये 309 जमा कर लूंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 10,609 का 6% और उसका हाफ ले लूंगा मैं। जी प्लीज कैलकुलेट करें कितना बनता है। 318। ऊंचा बोलो बेटा, नुमरा आवाज नहीं आई आपकी मेरी। सर 318। 318 यस सर। डॉलर 318, ठीक है। इसका मतलब है जब इसके दूसरे साल के 12 महीने होंगे, अगले 6 माह गुजरेंगे तो ये 10,609 जमा 318, ये 10,927 बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय 1/2 उसका हाफ। जी प्लीज। 327। डॉलर थ्री 328। 328। 28 राउंड ऑफ करके, ठीक हो गया। इसको सम ऑफ कर लें तो ये बन जाएगा $646 गालबन। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर पहले साल में 600 था, यहाँ पहले साल में 609 हो गया। यहाँ दूसरे साल में 636 था, यहाँ पर दूसरे साल में 646 हो गया। डॉलर्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम हर 6 महीने बाद कंपाउंडिंग कर रहे हैं, बजाय कि हम साल के बाद कंपाउंडिंग करें। आज 6 महीने बाद उसकी वजह से हमारी अमाउंट में इंटरेस्ट में 6 महीने के इंटरेस्ट की भी कंपाउंडिंग ऐड होती जा रही। जी क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इसी तरह थर्ड ईयर में अगर मैं जाऊंगा तो उसके पहले 6 मंथ्स में ये 10,000 जो है उसमें ये ऐड हो जाएगा। 10,609 में ये 10,646 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11,254। कंफर्म ही कर दो जालमो। बेटा बेटा कंफर्म कर दो मुझे।
सर 11,50,73 है। 11 57,3। किस में बेटा? इसमें नहीं ऐड करना था। 927 में अगर ऐड करना है ना तो वो 328 ऐड करो। 10,927 में 328 ऐड करो। 11,255। हाँ 11,255 यही बनेगा। ठीक है 11,255। अब इसके ऊपर 6% ले लेंगे, उसका हाफ कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास डॉलर कितना? 338। 338। अब इसका मतलब है कि जब 12 मंथ्स पे ये एंड होगा तो हम 11,255 में ये 338 ऐड कर लेंगे। तो 11,255 में 338 ऐड होगा तो ये बन जाएगा कंपाउंड करके कितनी रकम बन जाएगी? 11,59,3। 11,59,3। 593। ठीक है इसका 6% ले लें और उसका हाफ ले लें तो ये बन जाएगा डॉलर 34748। 348। 348। और जब इन दोनों को सम करेंगे 348 और 338 को तो तीसरे साल का बन जाएगा 686 गालबन। देखो जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा था 374 का टोटल आ रहा था। इसका मतलब है कि अगर हम इसका 3 सालों का इंटरेस्ट जमा करें तो वो बन जाएगा 74 में 36 जमा किए तो ये बन जाएगा 710 और 600, 1310 और 600, ये डॉलर 1910 बनेगा। और जब इसका हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, अल्लाह भला करे आपके पास 600 600 600 1800 तो ये हो गया और 9 और 46, 1800 में 9 और 46, 1800 में 9 54 1941। 54 जी कितना बेटा बन रहा है? 1941। हाँ तो ये आपके पास बनेगा डॉलर 1931। अब ये देख रहे हैं सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का सर 41। 41। चलो करीब ही था मैं अभी कैलकुलेशन। अच्छा जी इसका मतलब है कि ये 1941। अब आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर एनुअल कंपाउंडिंग में 1910 और इस सेमी एनुअल कंपाउंड 1941 में क्लियरली $31 का डिफरेंस है, $31 एक्स्ट्रा है। ठीक है अब ये जो $31 एक्स्ट्रा ये फेल नहीं होते हैं। बंदा कहता है ये छोटी सी रकम है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट फैक्ट ये है कि यहाँ पर हमारा जो रेट है वो जस्ट 6% है। हमारी अमाउंट जो है वो सिर्फ 10,000 और हमने सिर्फ 3 सालों के लिए किया है। इमेजिन के 10-20 ईयर्स के लिए ये कंपाउंडिंग हो रही है। सेमी एनुअल रेट है कोई 14-15%, 16% और अमाउंट 10,000 की बजाय कोई मिलियंस और बिलियंस के अंदर है। ठीक है तो ये जो डिफरेंस है ये फिर $20-25 का नहीं होगा, ये करोड़ों का डिफरेंस होगा। मैंने आपके साथ एक एग्जांपल भी शेयर की थी वो इंडियन टेलीकॉम की कि उनकी कंपनीज को फाइन किया गवर्नमेंट ने, जिसमें उन्होंने कोर्ट में केस लगाया। वो कोर्ट का केस जो है लटकता रहा कोई 10-12 साल 14 साल। तो गवर्नमेंट ने उस अमाउंट के ऊपर पेनल्टी की अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट और वो ऐड किया जब एक रेट से 14% रेट से। तो एन दी एंड 14 सालों के बाद जब कोर्ट ने फैसला गवर्नमेंट की फेवर में दिया और कंपनीज के खिलाफ दिया तो पेनल्टी की अमाउंट से 4 गुना ज़्यादा अमाउंट बन गई थी इंटरेस्ट ऐड करने के बाद। तो ये फैक्टर जो है कंपाउंडिंग का ये बहुत ज़्यादा इस मामले में इम्पैक्ट करता है। ठीक हो गया। अब हम लर्न करते हैं कि ओ हाँ जी मरियम 41 ही बनता है, सॉरी वो मैंने दोबारा मिटा के लिखने में गलती से 31 लिख दिया। अच्छा मैं बात कर रहा था कि अब इसको अकाउंट फॉर कैसे करना है। ठीक है इस पे हम फोकस करते हैं। ये तो मैंने टेक्निकल वर्किंग कराई ना कि डिफरेंस क्या है, काउंटिंग कैलकुलेशन कैसी होती। तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए अभी हम सिंगल कैश फ्लो की बात करते हैं, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता एनुटी और मिक्स स्ट्रीम में जाऊंगा इसको हवाले से। सिंगल कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो उसके फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू
इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। ये फॉर्मूला था जब एनुअल कंपाउंडिंग होती थी, ठीक है, फॉर एनुअल कंपाउंडिंग। ठीक हो गया। जब सेमी एनुअल होगी, क्वार्टर होगी, यानी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअल से तब्दील हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एम, वन प्लस आर डिवाइडेड बाय एम रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई बाय एम। जहां पर बाकी सारी चीजें वही हैं, सिर्फ जो एम है ना, एम वो रिप्रेजेंट करता है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को। अगर सेमी एनुअल होगी तो आर को डिवाइडेड बाय 2, एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अगर क्वार्टरली होगी तो आर को डिवाइडेड बाय 4, एन को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। और ये फॉर्मूला है फॉर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जब सालाना नहीं है, सेमी है, क्वार्टर है, मंथली है, डेली है, डेली है तो आर डिवाइडेड बाय 365, एन मल्टीप्लाई बाय 365। कंटिन्यूस का फार्मूला डिफरेंट है, वो जब हम सवाल पे जाएंगे तो मैं वहां पे लहदा आपको सिखाऊंगा। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट, ये की नोट है, ये वो की फार्मूला है जिसको हमने बेस बनाना है। इसी तरह जब हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे तब भी यही होगा, हम आर को डिवाइडेड बाय वो कर देंगे और माइनस एन को मल्टीप्लाई बाय एम कर देंगे। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? शम्स या मरियम, बरीरा बेटा, दाइम, अपना हमाद तो मेरा ख्याल आज आया ही नहीं क्लास में, सलाली ने मुझे ओके कर दिया। नुमरा बेटा? सर क्लास में ही हूँ। अच्छा सॉरी, पता नहीं मैंने ज्वाइन करते नहीं देखा, ये क्या चक्कर है। हाँ है क्लास में, ठीक, ओके जी। चलें जी, चलें, ये फार्मूला आपने लर्न करना है और हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की और उसके बाद क्वेश्चन 37 की कल, जिसमें हम इसी फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। आपने सिर्फ ये टेक्निक लर्न करके आनी है जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के हवाले से मैंने बताई है। ठीक हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसका एनओटी में इम्पैक्ट देखेंगे। हाँ जी बेटा शम्स, मुझे पता है, इसीलिए मैं अभी नहीं करा रहा। मैंने आप लोगों को कहा है कि फार्मूला याद कर लें, तो मैं कल कराऊंगा सवाल। जी चलें जी, शुक्रिया। कल इंशाल्लाह ताला इसी टाइम इसी जगह आपसे मुलाकात होगी और ये फार्मूला लर्न करके आइएगा। फिर हम क्वेश्चन 36 37 की प्रैक्टिस करेंगे।